हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। अभी कैट का एग्जाम हो चुका है आपका, अच्छा गया है सबका, राइट? नाउ इज द टाइम टू शिफ्ट योर फोकस ऑन स्नैप एग्जाम, जिसके लिए हमने स्नैप वर्कशॉप्स का एक सीरीज चालू किया हुआ है। उसमें से आई विल बी कंडक्टिंग ऑल द वर्कशॉप्स फ्रॉम योर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसके ऊपर 25 क्वेश्चंस आते हैं स्नैप एग्जाम में। लेकिन वो 25 क्वेश्चंस में से 7 to 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग विच आर बीइंग कवर्ड बाय जेसिका मैम। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द रिमेनिंग 17 to 18 सेशंस विच आर प्योरली फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। सो प्रोसेस कैसे रहेगा ये सेशंस का, ये मैं पहले आपको बता देता हूं कि I have shared this same PPT below in the description box. सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 कि वो पीपीटी डाउनलोड करो। दूसरा कि हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे कि आपने टाइम कितना लेना चाहिए स्नैप में, स्नैप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे होना चाहिए, उसके हिसाब से फिर आपने पीपीटी डाउनलोड करने के बाद क्या करना है वो देखेंगे। सो स्नैप एग्जाम इज कंडक्टेड ऑफ 60 मार्क्स, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आर फ्रॉम VARC सेक्शन। देन नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्रिटिकल रीजनिंग प्लस डेटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन LR, and last 20 questions will be on QA plus data interpretation plus data sufficiency based on QADA. Ideal time management should be, you should not give more than 12 minutes in VRC section. तो less than 12 minute is okay. DILR या LR सेक्शन के लिए जो आपके 25 क्वेश्चन है उसके लिए यू शुड नॉट डेडिकेट मोर देन 22 to 23 मिनट्स, क्योंकि LR सेक्शन सीरियसली बहुत इजी होता है स्नैप एग्जाम का। क्वांट सेक्शन भले ही इजी हो लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है, इसलिए इसको आपको रिमेनिंग फिर कितने क्वेश्चन टाइम बचता है, आसपास 22 to 25 मिनट्स जो होते हैं वो आपने क्वांट सेक्शन के लिए डेडिकेटेड रखने चाहिए। आखिरी के 2-3 मिनट आपने हमेशा बचा के रखने चाहिए कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस, अगर एक आध दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था और उसमें से मेरा 1-2 मार्क अगर बढ़ सकता है तो उसके लिए आपने हमेशा वो टाइम बचा के रखना चाहिए। सो प्रोसेस क्या रहेगा, जो पीपीटी आपने अभी डाउनलोड किया हुआ है वो पीपीटी में मैंने 20 क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू डाउनलोड दैट पीपीटी। Once you download that PPT, what you have to do is you have to take not more than 20 minutes. Okay, आज का पहला सेशन है इसलिए मैं आपको 20 मिनट्स बोल रहा हूँ, तब तक आप वीडियो पॉज करके रख सकते हो या तो फिर you can come back to this video after 20 minutes. 20 minutes, dedicatedly 20 minutes देने हैं, ठीक है? I am not asking you to solve all the 20 questions. My approach is you should be गेटिंग इन टू द माइंड सेट ऑफ एक्चुअल स्नैप एग्जाम। तो पहले 20 मिनट रह गए। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, 20 मिनट में आप 3 बार राउंड मारोगे वो 20 क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे कि द इजीएस्ट क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दोज इजीएस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मेरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है और मुझे पता है कि 100 मार्क के पेपर में से मेरा 40 मार्क पे पासिंग रहेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो इजी क्वेश्चंस है जो मुझे पास कर देंगे पहले वो तो सॉल्व करूं। समझ में आ रहा है? पहला है आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेडी करना। तो पहले आप स्नैप सेक्शन में स्नैप एग्जाम में LR सेक्शन में जितना मैक्सिमम स्कोर हो सकता है पहले वो कवर कर लो क्विक टाइम में। तो ईजीएस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस आपने आइडेंटिफाई करने चाहिए इन फर्स्ट गो, नॉट मोर देन 8 to 10 मिनट्स। तो आपके पहले 8 से 10 मिनट में 8 से 10 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड, यही क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो क्वेश्चंस आपने इसमें नहीं सिलेक्ट किए उनमें से जो आप सॉल्व कर सकते हो उनको मार्क फॉर रिव्यू करो।
अब ये पीपीटी डाउनलोड करके मार्क फॉर रिव्यू तो नहीं कर पाओगे, तो वो आपके नोटबुक में लिख के रखो कि ये क्वेश्चंस मुझे सेकंड गो में करने हैं, ये हो सकते हैं लेकिन अभी फर्स्ट गो में मुझे नहीं करने क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग। तो सेकंड गो में आप क्या करोगे कि जो भी क्वेश्चंस आपके टाइम कंज्यूमिंग थे वो क्वेश्चन सॉल्व करो, बट मेक श्योर कि यू आर नॉट सॉल्विंग मोर देन 16 to 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस, क्योंकि पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं अगर आप उसके पीछे जाओगे तो ये भी हो सकता है कि आपके 20 में से 15 क्वेश्चंस भी ना बने और जो बन रहे हैं उसमें एक्यूरेसी भी ना बढ़े। उससे बेटर क्या है, फर्स्ट स्टेप कि इजीएस्ट क्वेश्चंस में 100% एक्यूरेसी के साथ 8 से 10 मार्क्स सिक्योर करो। सेकंड स्टेप, आखिरी के 8-10 मिनट में जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करके वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ 7-8 मार्क्स सिक्योर करो, सो दैट you can be sure about at least 15 to 18 marks out of these 20. करेक्ट। डेली स्केड्यूल क्या करना है आपने स्नैप एग्जाम तक कि डेली 1 स्नैप मॉक देना ही है, उसका एनालिसिस करो एंड उसके बेसिस पे जो टॉपिक आपका वीक रह रहा है उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स का। तो जो टॉपिक आपका वीक है वो प्लेलिस्ट में जाके वो पर्टिकुलर टॉपिक का फिर से पढ़ सकते हैं। क्लियर। एंड 2 ways टू अटेम्प्ट मॉक, तो ये एक तो फर्स्ट वे बताया मैंने कि जो पूरे 60 मिनट्स होते हैं आपके, फर्स्ट वे क्या रहेगा कि जो 60 मिनट्स रहेंगे उसमें से वो 60 मिनट में से आपने फर्स्ट 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस विजिट करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी होता है कि आप 40-45 क्वेश्चंस तक ही पढ़ते हो और आपको बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने जो आगे के 15-20 क्वेश्चंस नहीं पढ़े उनमें से 10 क्वेश्चंस तो बहुत ईजी थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ना हो इसलिए पहले राउंड में आपने 30 मिनट्स में पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस विजिट, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस विजिट करके उसमें से जो फटाफट फटाफट इजी क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, सो दैट नाउ एट हाफ टाइम यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट 90% एक्यूरेसी भी पकड़ के चलो तो 100% कॉन्फिडेंट अबाउट एटलीस्ट 25 to 27 मार्क्स। इतना लोगों को 60 में से नहीं आ रहा है। आप 30 मिनट्स में पहले आपके 25 मार्क्स सिक्योर करो। सेकंड क्या करोगे, सेकंड आप क्या करोगे कि देन डेडिकेट नेक्स्ट 25 मिनट्स टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस व्हिच यू हैड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ये इसमें एक्यूरेसी, अभी इसमें एक्यूरेसी जैसे मैंने बोला हूँ आपको कि इसमें एक्यूरेसी आपका 90% आएगा, इसमें एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम का प्रेशर रहेगा और ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं, टाइम कंज्यूमिंग है एंड थोड़े मॉडरेट लेवल के, चलेगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस में से आपने 70% एक्यूरेसी के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो भी आप उसमें 20 से 22 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन इजीली क्रॉस द मार्क ऑफ 45 मार्क्स। ज्यादा हो वो आपको लगता है तो 40 मार्क्स आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। सेकेंड वे आपका ये हो सकता है मॉक सॉल्व करने का कि गो सेक्शन बाय सेक्शन, कि 12 मिनट्स फॉर VARC, then dedicate 22 minutes for LR, then dedicate 20 to 22 minutes for QA/DI, LR plus CR। तो ये आपके टोटल हो जाएगा 44 + 12 56 मिनट्स हो जाएंगे। इसमें आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं छोड़ सकते हो, तो आपका अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रहेगा तो आपको उसको यही टाइम फ्रेम में मैनेज करना है। इसीलिए मैं प्रिफर करता हूँ ये वाला टाइम स्लॉट, ये वाला अप्रोच। इसमें आप तीनों सेक्शंस को फटाफट फटाफट फर्स्ट हाफ में टच भी कर लेते हो, इजी क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हो और मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप नोट करके मार्क फॉर रिव्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यू वोंट गेट अनदर चांस टू गो बैक टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो आप सोच के आगे बढ़ना। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ दिस। पीपीटी डाउनलोड करो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो डाउनलोड करने के बाद आपका 20 मिनट का टाइमर लगा लो एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, देन यू शुड लुक फॉर द सॉल्यूशन। तब तक
I am assuming कि you have paused the video, you have attempted all the 20 questions and जितने हो सके उतने आपने सॉल्व करे हुए हैं and now you are looking forward, you have come back to this video to check for the correct answers. ठीक है, चलो, ओके. सो ऑल इंडिया स्नैप 2024 की मॉक टेस्ट जो होती है वो हमने 499 में आपको 20 स्नैप सिमुलेटेड मॉक टेस्ट मिलेगी. इसमें से क्लोज टू 12 to 15 मॉक्स आपकी स्नैप मॉक 1 के पहले रिलीज की जाएगी एंड आखिरी की 4-5 मॉक्स आपको स्नैप मॉक 1 के बाद मिलेगी बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ स्नैप मॉक 1, ना एक्चुअल स्नैप 1. डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड इन डेप्थ एनालिसिस फॉर द स्नैप 24 चैलेंज जोन 400 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट है. अगर आपको एनालिसिस करने के बाद पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे 50-100 क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो एआई जनरेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगी एंड पीयर बेंचमार्किंग एंड नेशनल रैंकिंग भी आपको पता चलेगी. तो ओवरऑल स्नैप लोग जितने लोग दे रहे हैं उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हो ये आपको पता चलेगा. बेस्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि 249 में स्नैप के मॉक का एनालिसिस हम लोग आपको देने वाले हैं. 4 मॉक्स के एनालिसिस आपको मिलेंगे फ्रॉम ऑल 4 ऑफ अस. उसके लिए एक छोटा सा एलिजिबिलिटी है कि जो हम लोग मॉक्स देने वाले हैं उसमें अभी ये मॉक के लिए आपको 499 पे नहीं करना है. ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फ्री नेशनल लेवल का स्नैप मॉक रहेगा जो हम लोग ये सैटरडे संडे में रिलीज कर देंगे. उसमें आपका 30 प्लस का स्कोर अगर आता है ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज 4 स्नैप मॉक एनालिस्ट्स. इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर आप 30 प्लस ला रहे हो लेकिन आपके कैटेगरी के लिए आपको 40 प्लस चाहिए, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू स्कोर योर ड्रीम स्कोर, टू रीच योर ड्रीम स्कोर. ठीक है, और 4 लोग इतने स्ट्रॉन्ग फैकल्टी आपको अगर 4 मॉक्स का एनालिसिस करके दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स मिलेंगे, इतना हम लोग मेक श्योर करेंगे. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस क्विक. अभी यहाँ से आगे जितना स्पीड में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उतने ही स्पीड में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो प्लीज बी विथ मी टिल द एंड. चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क to complete the analogy. Gamophobia, marriage. Phobia is a root word. इसका मीनिंग क्या होता है कि डर. करेक्ट, यू आर अफ्रेड ऑफ गेम. गेमो मतलब क्या? द मैरिज. सो होडोफोबिया ये किस चीज का डर है? इट इज अ फियर ऑफ ट्रेवल. इट हैज कम फ्रॉम होडो. द रूट वर्ड इज होडो, ओके, विच मीन्स ट्रेवल. तो ये वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी आपको एलआर में मिल सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है ये सेक्शन. चूज द फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल. अरे एक सेकेंड, व्हाट्सएप. ठीक है, चूज द फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर्स आफ्टर फोल्डिंग एंड कटिंग. तो इसको अगर मैं अनफोल्ड करूं तो मुझे कौन सा फिगर मिलेगा ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? अबे मेरा ये क्यों नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, सो इफ आई अनफोल्ड दिस, यहाँ पे एक सर्कल आएगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा एंड जब आप मतलब यहाँ पे इफ आई कम बैक टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम 1 2 3 4 एंड व्हेन आई अनफोल्ड दिस फर्दर तो ये 1 2 जो है ये भी 4 हो जाएंगे और ये 1 2 जो है ये भी 4 हो जाएंगे, विच इज अवेलेबल ओनली इन ऑप्शन बी. Correct. The time when the hands of a clocks are coincident between 5 o'clock and 6 o'clock. इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको पता है. थीटा इज इक्वल टू 11/2 m minus 30 h. Here the time is between 5 o'clock and 6 o'clock. तो आपको मिनट फाइंड आउट करना है, h का वैल्यू है 5. The angle is 0 because the hands are coincident or overlapping each other. So this will be 0 is equal to 11/2 m minus 30 multiplied by 5. ये इधर आ जाएगा, आपका हो जाएगा 150 is equal to 11/2 m. Therefore, m is equal to 150 multiplied by 2 divided by 11, which is equals to 300 divided by 11, which is equals to 11 2 2, 80, 27, 3 by 11. 27, 3 by 11. Clear? Which of the following figure represents man, astronaut and human?
So I know that man is also a human being and astronaut is also a human being. So there must be a bigger circle representing all the humans. And here, if these are men and these are astronauts, these are the male astronauts and these are all the humans who are out of these are female and these are the female astronauts, correct? Simple. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपको? ओके, कुछ तो भी हुआ है, ठीक है. सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज. नाउ यहाँ ये दिस शुड नॉट बी द क्वेश्चन. नंबर सीरीज का क्वेश्चन शुड नॉट बी द वन जो आपने फर्स्ट गो में करना चाहिए. किस टाइप का? मैंने क्या बोला आपको कि 60 मिनट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ 30 मिनट्स ईच. तो फर्स्ट 30 मिनट में आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए. देखिए बराबर इसको मार्क फॉर रिव्यू करो, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज हैज ओनली 26 अल्फाबेट्स, 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. उसके अलावा आप उसको सिर्फ नंबर उनके पोजीशन के बेसिस पे एंड मिरर इमेज के बेसिस पे ही सेग्रीगेट कर सकते हो. उससे ज़्यादा आप कुछ ऑपरेशन नहीं करोगे. लेकिन नंबर सीरीज के जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस ये सब कुछ आता है. इसके वजह से इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व questions of number series in 30 or 45 seconds. Question of number series cannot be solved, ये नहीं बोला मैंने. In 30 और 45 seconds सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. उससे बेटर क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप सेकेंड राउंड में रख सकते हो. तो फर्स्ट राउंड में आपने कौन से क्वेश्चंस करने थे? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. 20 में से 4 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट राउंड में हो गए. क्वेश्चन नंबर 5 शुड नॉट बी सॉल्व इन द फर्स्ट गो. ओके, जो 20 मिनट आपको दिए थे पहले 10 मिनट में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, लेकिन सेकंड द नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको वो कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आई हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क. लॉजिक क्या लगा हो गया कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो भी डिफरेंस रहेगा लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. सो व्हेन द डिफरेंसेस आर इंक्रीजिंग सडनली there is some multiplying factor which is coming into picture. तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है. 5 into 1 plus 3 is equal to 8. 8 into 2 plus 3 is equal to 19. तो into 3 plus 3 is equal to क्या आएगा? 60 into multiplied by 1, 2, 3. तो 60 into 4, 240 plus 3 is equal to 243. So the answer should be 60 in place of question mark. क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस नहीं था. कॉमन डिफरेंसेस अगर होता था तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो सकता था. अभी जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ते जा रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज डेफिनेटली प्लेइंग सम रोल. बट ये क्वेश्चन फर्स्ट 10 मिनट्स में या फर्स्ट गो में करने वाला नहीं था. क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 में से कौन सा क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट गो में करना चाहिए था? तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. अगेन क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट सपोज टू बी सॉल्व इन द फर्स्ट गो. इट इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग. मैं बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट नहीं है. स्पीड बेस्ड एग्जाम्स में डिफिकल्टी लेवल आपका टाइम कंजम्पशन के हिसाब से बढ़ते जाता है, ना कि क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल से. ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही होते. सो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको इधर. directly look at this what is asked and then go for the directions. पूछा क्या है, हाउ इज k related to q. ठीक है, यहाँ पे जो बंदा SIBM में जाएगा एंड जो इंडिविजुअल SIBM क्लियर करेंगे एंड जो लोग SCMHRD क्लियर करेंगे, SIBM नहीं कर पाएंगे, उनमें छोटा सा डिफरेंस होगा. वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, 5 से 10 सेकंड आपके यहाँ पे बचेंगे अगर आपने स्मार्टली खेला तो. जैसे k माइनस m मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, k इज द ब्रदर ऑफ m. देन m प्लस o is the father of m. o is the father of m. If o is the father of m, o must be the father of k as well. Then O divided by Q means Q is the wife of O. Okay, so Q is the wife of O.
करेक्ट. आगे जाके कि Q asterisk S means Q is the mother of S. Q is also the mother of S. That means S is one of the siblings of M and K. And S minus U means S is the brother of U. S is the brother of U. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ इज K रिलेटेड टू Q. When the question is asking you how is K related to Q, आपको S and U लिखने के पहले ही तो पता चल गया था कि K is the son of Q. करेक्ट. K is the son of Q. तो मैं वही बोल रहा हूं कि ये ना करे भी आपका अगर आंसर मिल रहा था तो अननेसेसरी S and U तक गए क्यों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Correct. So you need to be very, very aware while solving the questions of speed based exam. This same logic, same awareness will help you a lot in MBA CET exam as well. ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आंसर आपको 30 सेकेंड में मिल रहा था उसके लिए आपने ये 2 सेक्शंस और सॉल्व करने के लिए 15 सेकेंड 10 सेकेंड गंवाए. ऐसे 60 क्वेश्चंस में 40 बार भी 10-10 सेकेंड बचा लेते हो तो यू आर सेविंग ऑलमोस्ट 400 to 420 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 7 मिनट्स. 7 मिनट में दुनिया पलट जाती है. आपको पूरा 60 मिनट कॉन्सेंट्रेशन कायम रखना पड़ेगा. एक्सेलरेटर पे पैर दबा के रखने के बावजूद कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट. In a certain code, 975 means throw away garbage, 5 to 8. Okay, so यहाँ पे 5 common है. Throw away garbage, give away. Okay, so away is the 5 is the code of away, and 213. So यहाँ पे 2 common है. And they are saying smoking is harmful. Smoking. Okay, so smoking is a code, is a word for code 2. तो यहाँ पे give is coded as 8 for sure. तो व्हाट इज द कोड ऑफ गिव? 8. इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं. आपको पूरे 60 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए. ठीक है. यू शुड नॉट बी स्टक एट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, लीव इट फॉर द नेक्स्ट राउंड. 60 मिनट शुड बी डिवाइडेड इनटू 30 and 30. ओके. ये वाला था जो आपने फर्स्ट लॉट में नहीं सॉल्व करना है लेकिन सेकेंड राउंड में होने जैसा है. ABCDEFG 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. यहाँ पे भी क्वेश्चन पढ़ लो पहले कि क्या है. हाउ इज डी रिलेटेड टू ई. वो मिल गया तो मुझे पूरा फैमिली ट्री निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. करेक्ट. ऐसे ही तो स्पीड बढ़ेगा ना यार, वरना कैसे स्पीड बढ़ेगा? ऐसे ही स्पीड बढ़ेगा. राइट. कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, कोई ए स्ट्रेटेजी बी स्ट्रेटेजी नहीं होती है शॉर्टकट्स की. ठीक है. अवेयरनेस जो है वो इधर है. सिंपल. सो एफ इज द फादर ऑफ जी. एफ फादर ऑफ जी. C is the niece of F. So F might have a brother or sister whose daughter is C. Niece है. अगर मेरी niece है तो मेरी sister की daughter है या फिर मेरे brother की daughter है. करेक्ट. So C's maternal grandmother is B who has only one daughter. Okay. So C might have a mother or father who is a sibling of F. बट अगर सी की मम्मी है एंड शी हर मदर इज बी. ओके. सी इज मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब इफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब माई मदर्स मदर. राइट. माई मदर्स मदर. एंड माई पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब माई फादर्स मदर. करेक्ट. माई मदर्स मदर आर मदर्स रिलेटिव आर माई मैटरनल रिलेटिव्स. माई फादर्स साइड रिलेटिव्स आर माई पैटर्नल रिलेटिव्स. सो सी इज मैटरनल ग्रैंड मदर. सी इज मैटरनल ग्रैंड मदर इज बी. Who has only one daughter? Who has only one daughter? This B. But ये B के daughter को तो भाई भी है. अरे it is not allowed ना then obviously, right? So here what I need to do is I need to assume the correct assumptions. So this, so this will be brother of F. He will have a wife and whose mother is B. So C's maternal grandmother is B who has only one daughter. This daughter is married to A. So this is A. Now, out of 7 individuals, A, B, C, A, B, C,
D, E, F, G। अभी 2 लोग आना बाकी है, 7 में से 5 लोग आ चुके हैं, 2 लोग आना बाकी हैं। The mother of G is not E, so one of them is G's mother who is not E, so this must be D and this must be E. Correct? Now they are asking how is D related to E. तो ये particular question के लिए मुझे end तक solve करना था, इसलिए this should not be solved in the first attempt. So how are D and E related to each other? They are sisters-in-laws of each other. Correct? Are you guys with me? अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क हिम। अच्छा हाँ, MBA CET के बारे में बता दो एक छोटी सी न्यूज कि वी आर स्टार्टिंग विद द MBA CET 2025 कोर्स एट जस्ट स्टार्टिंग एट जस्ट ₹4,500। आप अच्छे से देखो, जिसमें आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं। द सेशंस विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स। उसके अलावा अगर आपको हाइब्रिड कोर्स चाहिए देन द बैचेस फॉर दिस कोर्स विल बी 11 AM to 1 PM and 4 PM to 6 PM. Okay? Course fees for this is rupees 13,000. For more details, do not forget to contact us on the contact number given in the again description box. Clear? Question number 9. 9, 10, 11, 12 इनमें से कौन से क्वेश्चंस थे जो आप पहले सॉल्व कर सकते थे? मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 9। दीज आर द क्वेश्चंस विच वर टू बी सॉल्व्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसे कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट। कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर्स। ठीक है। Then he turns to his left. Okay, right now he is facing in the east direction. So after turning to his left, he walks 35 meters in the north direction. Next, he moves 25 meters to his right. Okay, again, he is moving 25 meters to his right. He then turns to his right again and walks 55 meters. Okay, now he is turning to his right again. That is, he should be moving in the south direction. But, कितना? 55. उसमें से this is already 35, so this must be 20, and now he is facing in the south direction. And finally he turns to the right and moves 40 meters. Finally he turns to the right and moves 40. So 25 plus 15 is equal to 40 meters. Correct? They are asking in which direction is he from the starting point. Correct? In which direction is he from the starting point? So if this is the starting point, this is the end point. ये direction कौन सा है मेरा? South east. Kailash is in the south eastern direction from the starting point. Correct? Find the next. ये एकदम फालतू क्वेश्चन कि आप डायरेक्टली देखोगे RSTU, then next letter, next series should be starting with V. Second letters are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. So V and P वाला एक ही ऑप्शन है मेरे पास, which is option number D. And question number 12. पहले हम लोग फर्स्ट को वाले क्वेश्चंस करेंगे, बाद में हम लोग इसके ऊपर आएंगे. So question number 12. In which year will the calendar of the year 2014 repeat again? In which year will the calendar of 2014 repeat again? तो यहाँ पे कैलेंडर का आपको पता है कि 1 जनवरी 2014 को आई एम अज्यूमिंग मंडे था, तो ऐसा कौन सा साल है 21, 22, 24 एंड 25 में से जहाँ पे 1 जनवरी को फिर से मंडे आया होगा एंड दैट ईयर विल नॉट बी अ लीप ईयर, क्योंकि 2014 इज नॉट अ लीप ईयर. तो रिपीट मतलब 1 जनवरी ऑफ दैट मंथ ऑफ दैट ईयर से लेके 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर पूरा का पूरा रिपीट होना चाहिए. अगर मेरा 2014 का 1 जनवरी मंडे को आता है और 2020 का मंडे को आता है तो वो पूरा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 2020 में मेरा 29 ऑफ फरवरी भी आता है. करेक्ट? सो ध्यान देना इसकी तरफ. सो 1 January 2015 was Tuesday. 2016 was Wednesday.
इवन दो दिस वॉज लीप ईयर, तो लीप ईयर में तो 2 ऑड डेज आते हैं। वो 2 ऑड डेज कब आते हैं? जब आप 29th ऑफ February ऑफ दैट ईयर क्रॉस करते हो। 1 जनवरी तो उसके पहले आता है। तो ये ऑड डे ऐड कब होगा? 1 जनवरी 2017 में आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 2000 यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में आपने 2016 का 29th ऑफ February क्रॉस कर लिया है। करेक्ट। 1 जनवरी 2018 was Saturday. 1 जनवरी 2019 was Sunday. 1 जनवरी 2020 was Monday. देखो मैंने ये बोला था कि आपका 2020 आंसर आ सकता है। लकीली इसमें ऑप्शन नहीं है। होता भी तो घाई घाई में उसको टिक मत कर देना, हड़बड़ी में ये हो सकता है। वाई? बिकॉज दिस इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में आपका यहाँ पे 1 मार्च 2014 and 1 March 2020 would be different days. They cannot be same days, right? So I cannot say that calendars are repeating in 2014 and 2020. आगे जाना पड़ेगा। जनवरी 2021 दिस विल बी वेडनेसडे, क्योंकि ये लीप ईयर का 29th ऑफ February मैंने क्रॉस कर लिया है। देन 1 जनवरी 2022 was Thursday. 1 जनवरी 2023 was Friday. 1 जनवरी 2024 was Saturday. तो 1 जनवरी 2025 would be Monday, because this was a leap year. So this will be Monday and non-leap year. So 2025 को 2014 का एग्जैक्ट कैलेंडर रिपीट होने वाला है। रेडी रहो। 10 साल पहले जो हुआ था वही 2025 में होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11। A group of 100 men, women and children in all were distributed rupees 1000. So number of men plus women plus children was equal to 100. Therefore children is equal to 100 minus number of men minus number of women. करेक्ट। इक्वेशन के तौर पे जाएगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। And all of them got rupees 100, each man got rupees 50. So each man got rupees 50, तो number of men must be least. टोटल अगर 100 मैच करना है तो 20 मेन अगर मैं कर दूं तो उनको ही 1000 रुपीज मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मेन मस्ट बी लीस्ट। 1 2 3 4 तक खत्म हो जाएंगे। ईच वुमन गॉट रुपीज 10 and each child got rupees 0.5. So 0.5 in bracket 100 minus m minus w is equal to 1000 रुपीज। तो ये 1000 रुपीज आपका कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर देयर। अगर 100 माइनस m माइनस w, मुझे इतना पता है कि नंबर ऑफ वुमेन आर मोर देन नंबर ऑफ मेन, ये अजम्पशन के साथ भी आप चल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा लॉजिक इसको लगाया जाए। सिंपल। Each man, how many children were there? So you have to find out the value of this C. Correct? Now options में से भी आप जा सकते हो, इक्वेशंस बना के भी आप जा सकते हो। जो आपको जल्दी क्विक आंसर दे उसके साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। अगर मैं इक्वेशंस बनाऊँ तो मुझे मिलेगा 50m plus 10w plus 0.5 into 100 is 50 minus 0.5m minus 0.5w is equal to 1000. This will give me 49.5m plus 9.5w is equal to 950. If I multiply this by 2, I will get 99m plus 19w is equal to 1900. करेक्ट, इज इक्वल टू 1900। अभी आप यहाँ पे C इज इक्वल टू 100 माइनस m माइनस w, करेक्ट। C इज इक्वल टू 100 माइनस m माइनस w। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो वो मुझे C का वैल्यू मिलेगा, राइट। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ट्राई एंड प्लेस द वैल्यूज ऑफ ऑप्शंस इन दीज इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1,
एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों सेटिस्फाई हो गए तो मेरा आंसर फाइनल हो गया। 40 अगर मैं रखूँ तो 100 माइनस 60 हो जाएगा, तो 100 ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस इन ब्रैकेट m प्लस डब्ल्यू, करेक्ट। अभी m प्लस डब्ल्यू, फॉर m प्लस डब्ल्यू टू बी इक्वल टू 60, m कैन नॉट बी 20, आई नो दैट राइट। m अगर 19 भी हुआ तो भी w कितना हो सकता है, अभी m एंड w के भी आपको मैचेस करने पड़ेंगे। इफ m इज इक्वल टू 20, w will be equal to 0, which is not possible. c will also be equal to 0. अगर m is equal to 19 हुआ तो w can be either 5 and c 0, और ये थोड़े से एडजस्ट कर सकते हैं बट 100 तक नहीं जाएंगे। अगर m is equal to 18 हुआ तो यहाँ पे मेरे ये 10 आ सकते हैं और ये 0 आएंगे, या तो फिर ये अगर 18 हुआ तो यहाँ पे अगर मैंने 100 रुपीज़ बचे मेरे, करेक्ट, 1850 वाइजा 900, 100 रुपीज़ बचे, तो यहाँ पे मैं पूरे 200 इनको मैनेज नहीं कर सकता, 200 पूरे लाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 200 आएंगे तो मेरे टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन 100 के ऊपर हो जाएंगे, राइट। तो आप इनको अगर 98 लेके आते हो, 82, तो वो 100 हो जाएगा, मतलब 41 रुपीज़ ही आएगा। 72 लेके आते हो तो 36 रुपीज़ आएगा, विच इज़ नॉट ओके, ठीक है। ये ट्रायल एरर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा हमारा। अभी यहाँ को मैं अगर c इज इक्वल टू 40 रखता हूँ, ठीक है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 60, विच इज़ नॉट अलाउड, ये 60 नहीं अलाउड है। कैसे हम मैनेज करोगे इसको 60, करेक्ट। तो मुझे इतना पता है कि m प्लस डब्ल्यू कैन डेफिनेटली नॉट बी 60। सिमिलरली अगर मैंने c इज इक्वल टू 60 रखा तो m प्लस डब्ल्यू कैन ऑल्सो नॉट बी 40। कैसे करोगे, अगर मैंने m मिनिमम भी कर दिया 5 तो भी मुझे ये 30, ये मैंने मिनिमम 5 भी कर दिया तो भी मुझे 35 लाने पड़ेंगे। 350 इसका आएगा और 5 इंटू 20 100 रुपीज़ इसका आएगा 400, करेक्ट, 450। फिर भी ये 60 बच्चे कितना रुपया लेके आएंगे, 30 रुपया, तो 500 तक नहीं जाएगा मेरा, राइट। अभी ये मिनिमम मैक्सिमम भी करेंगे हम लोग, ये 40 भी अगर मैं लेता हूँ और ये 0 लेता हूँ, ये 60, तो ये 400 रुपये लेंगे और ये 30 रुपये लेंगे, करेक्ट। इट इज़ स्टिल नॉट अलाउड। कैन सी बी इक्वल टू 80, अगर 80 चिल्ड्रेन आए तो उन्होंने कितने रुपए लाए, 40 रुपये, 960 रुपीज़ मुझे अभी लाने हैं, करेक्ट। अभी 80 अगर इधर आ गए तो 19 अगर मैंने मेन लाए तो विच इज़ इक्वल टू 19 इंटू 5 इज़ 950, तो एक फीमेल 10 रुपये लेके आएगी तो 960 रुपीज़ आ जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 80, करेक्ट। ट्रायल एंड एरर था, टाइम कंज्यूमिंग था, इसीलिए आपने इसको फर्स्ट गो में क्या सेकेंड गो में करने वाला क्वेश्चन नहीं था। तो 60 में से ये एक क्वेश्चन है जो आपने छोड़ना चाहिए था। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन विथ बोथ डायरेक्शंस फेसिंग, एंड 2 क्वेश्चंस है सिर्फ, तो इतने कम क्वेश्चंस के लिए इतना बड़ा अरेंजमेंट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, सेकेंड गो में आप जरूर कर सकते हो। अभी क्या दिया है इसमें, देर आर 8 इंडिविजुअल्स, करेक्ट। एक सेकेंड, देर आर 8 इंडिविजुअल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसमें से 4 लोग आर फेसिंग इनसाइड एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, तो मैंने यहाँ पे एरो हेड्स नहीं डाले हैं। पॉइंट्स, ई फेसेस आउटसाइड एंड बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेस द सेंटर, ठीक है। H sits second to the right of E, B sits third to the left of E, ओके। तो अभी अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करूँ तो मुझे 3 लोग बैठ जाएंगे एंड 3-4 लोगों के एरोज भी मिल जाएंगे। So let's begin with that assumption that E sits over here, faces the center. Both the neighbors of E are now facing outside, and H sits second to the A faces outside है क्या? Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने अज्यूम किया कि E sits over here and facing outside, तो उसके दोनों नेबर्स आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। कौन लोग हैं मुझे नहीं पता अभी तक। X sits second to the right of E, so if A is facing outside, second to the right is over here, and B sits third to the left of E. If A is facing outside, उसका left will be in the anti-clockwise direction, which is B. D faces the center, both the neighbors of D face outside, okay. So D faces the center.
अगर डी यहाँ पे आता है तो ये दोनों उसके नेबर आउटसाइड फेस करेंगे, अगर डी यहाँ पे आता है तो उसके दोनों नेबर्स आउटसाइड फेस करने चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई डी विल नॉट बी सिटिंग ओवर हियर। अगर डी यहाँ पे आता है तो बी एंड उसका नेबर, दूसरा नेबर जो है वो भी आउटसाइड फेस करेंगे, अगर डी यहाँ पे आता है तो एच एंड दिस गाय विल फेस आउटसाइड, करेक्ट। अगर डी यहाँ पे आता है तो उसके दोनों नेबर्स आउटसाइड फेस करेंगे। सो एक्सेप्ट दिस प्लेस 1 2 3 4 all the other 4 positions are open for D. G sits second to the left of A, B sits third to the right of H, B sits third to the right of H। अगर H यहाँ पे बैठा है 1 2 3, अगर ये मेरा राइट डायरेक्शन होना चाहिए तो H मस्ट बी फेसिंग आउटसाइड, तो D यहाँ पे बैठ सकता है। D might be sitting over here whose both the neighbors are facing outside. G sits second to the left of A. Okay, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, A sits second to the सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड बाकी है, D faces the center, ठीक है। F is an immediate neighbor of D. Okay, so आपका D यहाँ पे भी नहीं आएगा, सिंपल है राइट, F is an immediate neighbor of D. So D and F must be immediate neighbors. अगर D यहाँ पे तो F यहाँ पे facing outside, अगर D यहाँ पे तो F यहाँ पे facing outside, अगर D यहाँ पे तो F यहाँ पे facing outside. And C is an immediate neighbor of G. Okay, तो यहाँ पे और एक चीज मुझे मिल गई कि अगर D एंड F यहाँ पे आ गए तो C एंड G या फिर C एंड G ऐसे आएंगे, F एंड D ऐसे आएंगे, करेक्ट। एंड D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, तो यहाँ पे उसने दूसरा एक पॉइंट बोला है कि D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, करेक्ट। अभी मुझे दो अजम्पशन के साथ स्टार्ट करना है। D के लिए अभी मेरे पास सिर्फ दो जगह बची है, D is facing inside and both his neighbors are facing outside. One of that is F. तो मैं यहाँ से अगर अज्यूम करूँ कि D is facing inside, F is facing outside, तो दूसरा एक पॉइंट था F is an immediate neighbor of C is an immediate neighbor of G. Okay. G sits second to the left of A. G sits second to the left of A. तो wherever A is sitting, can A sit over here? अगर आपने D को यहाँ पे बिठा दिया तो A यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर आपने A को यहाँ पे बिठा दिया तो G यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आपका G भी नहीं आएगा, C भी नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज G एंड C आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। तो आपका A यहाँ पे आ गया तो D के लिए, G के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो गलत क्या हो रहा है? दिस assumption of D and F sitting over there is not correct, right? This assumption of D and F sitting over here is not correct. तो ये मैं अगर हटा दूँ तो मेरा अभी क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जैसे D facing inside will sit over here, F facing outside will sit over here, and G and C में से A must be sitting over here क्योंकि उसका second to the left is G and then the next neighbor is C. अभी उनके C is an immediate neighbor of G, D is an immediate neighbor of B, G sits to the left of A, B sits to the right of H, both immediate neighbors of D face outside, ठीक है। तो अभी मुझे इन दोनों का एंड B का डायरेक्शन नहीं पता है, करेक्ट, ठीक है। Who among the following sits third to the right of A? A के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा हुआ है? F. And if all the people are made to sit in alphabetical order in a clockwise direction starting from A. Okay. So अगर सब लोग clockwise direction में starting from A alphabetical order में बैठे हैं तो यहाँ पे A के बाद आएगा B, C, D, E, F, G, H. Then the position of whom among the following remains the same. तो obviously A से start किया तो A का position तो same रहेगा। इसके अलावा किसका पोजीशन सेम है? सिर्फ और सिर्फ F। दो क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के लिए टाइम कितना गया? इज इट वायबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फर्स्ट गो? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, लुक एट द सीरीज 36 - 2। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहा है, पप्पी लेने के लिए वेट कर रहा है आपकी, और आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 14 हो गया। मत करो, होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। सो 36 - 2 - 4 - 2 - 4, तो 24 - 2 22। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? तो ये फिर से वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी LR में आ जाता है। और बनाओ, विंग
is the part of a bird which is protruded outward and used to give the direction, change the direction, correct? Same is for fin and rudder. Fin मतलब मछली का हाथ होता है जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज करती है, एंड रडर इज द बैक, रडर इज ऑल्सो यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द शिप विच इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द शिप. बिक है जो डायरेक्शन से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है, वो खाली के लिए यूज करता है. कट, कप, लिप, बर्ड, बिक. कप, लिप, बर्ड, बिग, ये सिंपल एनालॉजी है. एंड हाउ मेनी पेयर्स, दिस इज अगेन नॉट टू बी सॉल्व्ड इन द फर्स्ट गो. ये क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझने के लिए 5 मिनट लगता है, ठीक है. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड चंडीगढ़, ईच ऑफ विच हैव, अभी ये चंडीगढ़ लेटर में ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनके ऐसे, ये चंडीगढ़ वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में ये वर्ड में as many letters between them, जिनके बीच में ये वर्ड में उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स है जितने वो दोनों लेटर्स के बीच में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में होते हैं. जैसे C एंड H, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में C एंड H के बीच में कितने लेटर्स आते हैं? D, E, F, G. यहाँ पे कितने हैं? 0. C एंड A, इनके बीच में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स आते हैं? डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है. नंबर ऑफ लेटर्स इन बिटवीन दोज टू लेटर्स. सो A एंड C के बीच में एक लेटर आता है B, एक लेटर आता है. लेटर कौन सा है वो मैटर नहीं करता है. कितने नंबर ऑफ लेटर्स आते हैं? एक. यहाँ पे कितना है? एक. तो ये एक पेयर हो गया C A. ऐसे कितने पेयर से? तो क्या आप अल्फ़ाबेटिकली करते बैठोगे हर बार? नहीं. यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने यूज़ करने हैं उनके पोजीशंस इन द अल्फ़ाबेट. तो C इज़ 3, H इज़ 8, 1, N इज़ 14, फिर D इज़ इक्वल टू 4, I इज़ इक्वल टू 9, A B C D E F G, G इज़ इक्वल टू 7, A इज़ 1, R इज़ 18 एंड H इज इक्वल टू 8. अभी इनके बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर्स आते हैं एंड कितने नंबर ऑफ लेटर्स अल्फ़ाबेट में आते हैं वो मुझे फाइंड आउट करना है. सो 3 एंड 1 के बीच में एक आता है तो यहाँ पे एक है. देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 1. 8, 7, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है. 1, 2, 3, ठीक है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके. सो ये A एंड H भी एक पेयर है तो ये ऑप्शन गया मेरा, करेक्ट. दिस A एंड दिस H, दिस इज सेकेंड पेयर. नेक्स्ट 14, ये तो हो गया. 13, 12, 11, 10, 9, 8, N एंड H भी है शायद. G, H, I, J, K, L, M, N. Yes, there is one more pair which is N and H. तो ये ऑप्शन D गया मेरा, करेक्ट. इज देयर एनी अदर पेयर? 15, 16, 17, 18, 9, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है. D 4, 3, 2, 1. यस, D एंड A एक पेयर है और D एंड A भी एक पेयर है. सो माई आंसर शुड बी 4. कितना टाइम लगा? 1 मार्क के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है. ध्यान देके सॉल्व कर देगा. And last 2 questions. In a certain code language, metro is written as this and right is written as this. Okay. So METRO RIRT. Okay. RIGHT. तो @#4 4 है मेरा कॉमन एंड @%3 एंड परसेंटेज कॉमन है. सो R एंड T के लिए परसेंटेज एंड 4 में से एक आना चाहिए. What is the code for tiger? TIGER. ओके. तो T एंड R के लिए पहले तो परसेंटेज एंड 4 आना चाहिए मेरा. सो यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज एंड 4 है और यहाँ पे नहीं है. सो माई आंसर शुड बी ऑप्शन C.
क्योंकि GE का कोड क्या हो सकता है, @ या तो फिर 3, तो वो मेरा हैशटैग दिया हुआ है। देन E का कोड क्या हो सकता है, अभी E का कोड ही लिया है मैंने, TIGE, करेक्ट। और G का कोड क्या हो सकता है यहाँ पे, GHI, मतलब and2 और $, तो and2 भी ले लिया उन्होंने, करेक्ट। सो TIGER, TIGR, ओके। सो G एंड I, दो वर्ड लेटर्स कॉमन है टाइगर एंड राइट में, तो दो कोड्स मेरे कॉमन आने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर इज ऑप्शन सी। एंड लास्ट, in a certain code language, Amitabh is written as this. This is a very, very interesting question, but should never be solved in first attempt. देखो, इसका कोड कैसे फाइंड आउट करोगे आप, AMITABH। अभी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सेपरेट, ये पूरा टॉपिक अगर आपको पढ़ना है विथ इज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, तो इसका सेपरेट PPT मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, वो देख के जाना। सो इसका कोड उन्होंने दिया है JZCRKKC। सिंपल लॉजिक लगाना है, जो मैंने वो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है, उसके बेसिस पे यही कोड आपका रिवर्स होके आता है, CKKRCZJ, and the logic used over here is +2, -2, +2, -2, +2, A +2, B -2 is Z, H +2 is J, M -2 is K. So what is the code for Pranavi? PRANAVI. I will have to take +2, -2, +2, -2, +2, -2 and +2. So PQR, R के पहले क्या आएगा, P, करेक्ट, PQR -2, देन ABC, N के पहले क्या आएगा, M, देखिए LM, L, सो RPCL। इज देयर एनी सच आंसर, एंड वो रिवर्स होके जाएगा, राइट। सो RPCL, RPCL, RPB, RPCL, ओके, पूरा चेक करना पड़ेगा। ओके, A +2 is C, IJK, and V -2 will be PQRSTUV, T. So CTK, CKL नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, CTK, दिस विल बी माय आंसर, क्योंकि ये पूरा आपका रिवर्स हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि ये जो कोड है आपका, ये पूरा रिवर्स हो चुका है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। सो एक्चुअल कोड विल बी KTCLCPR, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा ऐसा। ओके, I hope I have been able to add some value to your snap preparation. अगर आपको इससे भी हायर लेवल के क्वेश्चंस चाहिए तो बताते रहना, अदरवाइज ऐसे स्नैप के 5 वर्कशॉप्स तो आपके लिए रेडी है, ऑन द वे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, उसके बेसिस पे मैं स्नैप वर्कशॉप 2 अपलोड करूंगा। ऑल द बेस्ट।